नमस्कार। कार्यक्रम सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ और आप देख रहे हैं डीडी बिहार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कार्यक्रम सरोकार के अंतर्गत हम आपको किसी खास विषय और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज के सेगमेंट से हम चर्चा करेंगे आम जनता और पुलिस। जी हाँ, हम सभी प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और ये व्यवस्था आजादी के बाद से ही लागू है। इस व्यवस्था में जनता द्वारा और जनता के लिए शासन और प्रशासन चलाने के लिए जनता को जो है अधिकार दिए गए हैं और जनता अपने मनपसंद के जो प्रतिनिधि चुनते हैं और इसके द्वारा ही जो है शासन का संचालन होता है। और शासन चलाने के लिए जो है अनुशासन का होना काफी जरूरी है, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो आज का जो ऐसा हमारा विषय है आम जनता और पुलिस। आम जनता और पुलिस के लिए जो है हमारे संविधान में जो है कुछ अधिकार दिए गए हैं। उस अधिकार के अंतर्गत ही जो है जनता को जो है उसमें नसीहत दी गई है कि अनुशासन में रहकर काम करें और खासकर पुलिस के दायित्व को भी जो है वो बताया गया है। तो आइए परिचर्चा से शुरू करने के पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। तो हमारे ठीक दाईं ओर हैं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे और अपने बता दूं आपके कि डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता हैं और आप को राष्ट्रपति के द्वारा 2015-2017 में जो है इन्हें वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और ये अभी वर्तमान में जो है सेवानिवृत्त होने के बाद जो है IAS IPS से जुड़े छात्रों को जो है ये तैयारी करवाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि कैसे जो है आप समाज के निर्माण में जो अपनी भागीदारी निभाएं। और सबसे दाईं ओर एक जाना पहचाना चेहरा, शिक्षाविद और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर रासबिहारी प्रसाद सिंह। आप अभी वर्तमान में जो है नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के एडवाइजर भी हैं और आप छात्रों के बीच में जो है लगातार जो है सक्रिय रहते हैं, काफी लोकप्रिय हैं। तो आप सभी का कार्यक्रम सरोकार में स्वागत है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो है प्रोफेसर साहब आपसे हम करेंगे। कई बार देखा गया है कि छात्र यह महसूस करते हैं कि उनके साथ जो है नाइंसाफी हुई है और इसको लेकर जो है आए दिन जो है विश्वविद्यालयों में जो धरना प्रदर्शन होता है और कई तरह से जो है अपने मांगों को लेकर जो है वो जो है इसके खिलाफ जो है वो एकजुट होकर विरोध भी करते हैं और आपने इसका सामना भी कई बार किया है। तो ऐसे में पुलिस बल की सहायता ली जाती है, तो कैसे आप जो इसको हैंडल करते थे और कैसे जो है छात्रों पर जो इस पर जो है नियंत्रण किया जाता है? हमारी ये नीति थी, मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय का भी कुलपति था, पटना विश्वविद्यालय का भी कुलपति था, कि छात्रों से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जी, उसमें एक बड़ा कारण संवादहीनता था। दोनों के बीच बातचीत के गैप जो हैं वो दूरी और असंतोष बढ़ाता था। तो मैं बराबर कोशिश करता था कि पुलिस को ना बुलाऊं। कई बार बड़े समस्याएं भी आए, छात्रों ने तालाबंदी का भी प्रयास किया, लेकिन मेरे पूरे रिजिम में एक भी FIR नहीं हुआ। पुलिस आती थी जी, उनके सामने उनकी मध्यस्थता में हम लोग काम करते थे, उनको रखते थे। मुझे याद है एक बार रमना रोड में एक मर्डर हो गया, तो लोकल मोहल्ले के लोगों ने आरोप लगाया कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र के लड़कों ने ही ये समस्याएं उत्पन्न की। इसका परिणाम ये हुआ कि जो भी यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे जिला प्रशासन में, उन्होंने आदेश दिया कि सभी हॉस्टल खाली कराए जाएं। मैं इसमें पटना कॉलेज का प्राचार्य था, वो घटना बता रहा हूं आपको। मैंने सारे हॉस्टल खाली कराए और प्रशासन का आदमी साथ में रहा, लेकिन कोई FIR नहीं हुआ। मैंने सभी लड़कों के सारे सामान को एक बड़े हॉल में रखवा दिया और बाद में जब सिचुएशन नॉर्मल हुआ, क्योंकि वो स्टैब्लिश तो हुआ ही नहीं, पुलिस ने अपनी जांच की कि इनके लड़कों ने पीटा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पब्लिक सर्विस में रहने वाले लोग विवेक से थोड़ा काम करें तो पुलिस और असंतोष, समाज में असंतोष होता है, ये अपने आप कम होगा। पुलिस की भी विश्वसनीयता बढ़ती है, प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपसी सामंजस्य से बैठाकर जो है काम करने की जरूरत है, तभी जो है सभी समस्याओं का समाधान होता है, सभी समस्याओं का जो समाधान होगा। लेकिन अब जल्दीबाजी में है तो नहीं होगा समाधान। जी, डॉक्टर अरविंद, जब आप पुलिस विभाग में आए होंगे तो किन किन चीजों की जो है जानकारी सबसे पहले आपने ग्रहण किया?
देखिए, जब हम फील्ड में काम करते हैं, फील्ड ऑफिसर के रूप में एक पुलिस पदाधिकारी कार्य करता है, तो पहले तो उन परिस्थितियों को समझना होता है कि जहां मुझे काम करना है वहां की परिस्थितियां क्या है। उसके बाद पुलिस का पब्लिक के साथ रिलेशन कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, रिलेशन हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि उसके पहले नहीं रहता है, बट कितना मधुर बनाया जाए, कितना कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कितना सुदृढ़ किया जाए उस संबंध को, कितना ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, कम्युनिकेशन कितना बढ़िया हो, इन सब चीजों पर विशेष बल देना पड़ता है। अपराधियों को अलग करके चलना पड़ेगा, जनता को अलग करके चलना पड़ेगा। हमको किस तरीके से किसको ट्रीट करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। इसी कारण से हम लोग इसमें आगे बढ़ पाते हैं कि हाँ, हमको क्या करना है। जनता का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस काम किसके लिए करती है? पब्लिक के लिए। पब्लिक का सेवा करना, अपराध नियंत्रण, जिससे सीधा प्रभाव पब्लिक पर पड़ता है, या विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनी रहे, सीधा प्रभाव पब्लिक पर पड़ता है। तो जब हम कम्युनिकेशन रखते हैं, आपस में एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, जितनी आवश्यकता पुलिस को हमारी है, पब्लिक को हमारी है, उतनी आवश्यकता हमें भी पब्लिक की है। दोनों के बीच में जो है आपसी तालमेल का होना जो है काफी जो है अहम होता है। जी प्रोफेसर साहब, आम जनता अगर छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, जैसे बिजली, पानी, सड़क को लेकर जो है बुनियादी सुविधाओं के लिए विरोध अगर करती है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? इससे तो विधि व्यवस्था पर भी सीधे प्रभाव पड़ता है। विरोध करना, आवाज उठाना एक संवैधानिक अधिकार है। अगर आपकी समस्याओं का समाधान बिजली विभाग नहीं करता है, एक दिन 2 दिन लंबे समय से नहीं कर रहा है, आपको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल रही, स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं और कोई पदाधिकारी ध्यान नहीं देता है, ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वो सड़कों पर जाएगा। अवश्य स्थिति में पुलिस को बुलाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो पुलिस आती है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पब्लिक भी ये समझे पुलिस हमारा विरोध करने नहीं आया, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब पुलिस को भी बराबर इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमें इन पर कोई बेरहमी या से मारना या फिर उसको दबाना आवश्यक नहीं है। हम सीधी बातों के द्वारा भी इनकी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। हम ये करें, ये संबंधित अधिकारियों को यह संदेश दें कि आपके विभाग की समस्याएं हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन है तो वो ले लें, और इससे आम पब्लिक समझ जाता है। अगर पुलिस पदाधिकारी उसके साथ अपने जैसे बात करता है तो वो खामखा तोड़ फोड़ ऐसे आंदोलन में आगे नहीं बढ़ता है। समस्याएं वहां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा अभी गुप्ता जी ने भी कहा कि कहीं कहीं असामाजिक तत्व अगर घुस गया इसमें तो वो समस्याओं को खरोच। इसलिए पुलिस के लिए आवश्यक है ऐसे तत्वों को अलग करे, आम पब्लिक को अलग। डॉक्टर अरविंद, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि पुलिस के बीच में जो है ये एक बहुत बड़ा जो है ये एक टास्क होता है, तो कैसे आप इस तरह की सिचुएशन को जो हैंडल करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं? देखिए, मैंने बताया कम्युनिकेशन, दोनों के बीच कम्युनिकेशन बढ़िया होना चाहिए, संचार माध्यम बढ़िया होना चाहिए, आपसी तालमेल होना चाहिए। वैसे हर क्षेत्र में हमारा जो बेसिक यूनिट पुलिस का थाना होता है, थाना से लेके जिला में एसपी तक में पुलिस पब्लिक मीटिंग की जाती है। क्षेत्र के चुने हुए लोग, वो हर एक संवर्ग के होते हैं, वो प्रोफेसर होंगे, टीचर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, इन लोगों को मिलाकर एक शांति समिति का गठन किया जाता है और इनकी नियमित बैठक होती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक दूसरे के बीच संवाद बना रहे, आपसी बातचीत करते रहें। और जैसा कि सर ने कहा, अभी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं लेकिन वो उतना उग्र भी नहीं होना चाहिए। उसमें उम्मीद होती है पुलिस को, जो हमारे सहयोगी होते हैं हम लोग उनके माध्यम से भी बात करते हैं, सीधे तौर पर भी बात करते हैं। उनकी जो समस्या होती है उनको संबंधित विभाग को, सर ने सही बताया कि संबंधित विभाग को हम लोग रेफर करते हैं। और पब्लिक का ही विश्वास ही पुलिस पर होती है कि पुलिस के आश्वासन पर, चाहे वो बिजली विभाग का हो या पानी किसी भी विभाग का हो, पुलिस पर यह भरोसा होता है कि हाँ, पुलिस वालों ने इसे संज्ञान में लिया है और वो रिजॉल्व हो जाता है, जो भी मामला होता है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये आस्था जरूर है पुलिस में, हर तरह के लोग विश्वास करते हैं क्योंकि पुलिस उनके लिए खड़ी है, चाहे दिन हो या रात हो, 2 बजे रात हो, 2 बजे दिन हो, 8 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर हो, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, पुलिस सामने खड़ी है अपनी पब्लिक के लिए। तो पुलिस और जनता के बीच जो है विश्वास एक बहुत बड़ा सेतु है। सर, आप चूंकि छात्रों के बीच जो है लंबे समय तक आप रहे हैं और हम बात करेंगे 1974 के जन आंदोलन की, जननायक
आप जयप्रकाश नारायण जो है उस समय जो आंदोलन चल रहा था, छात्रों के बीच जो है पटना विश्वविद्यालय के छात्र जो है काफी उस समय उग्र थे, तो उस समय का जो दौर था जो आपने देखा होगा, तो कैसे जो है पुलिस इसको नियंत्रित की थी, उस समय का माहौल क्या था? देखिए 74 का आंदोलन जो था वो सामान्य रूटीन वर्क अन्य दिनों की घटना से बिल्कुल भिन्न था। वो जयप्रकाश नारायण जैसी बड़ी पर्सनालिटी का एक कॉल था, और देखिए युवाओं में असंतोष पनप रहा था। एक बड़ा कारण था बेरोजगारी, हॉस्टल आदि में खाना मेस का चार्ज बढ़ गया था, बसेस के चार्ज बढ़ रहे थे, तो कई प्रकार की बातें कैंपस में चल रही थी। और एक चीज और बता दें, उस समय लगातार विश्वविद्यालयों में, जो आजकल तो कम गया है, डिबेट डिस्कशन समसामयिक मुद्दों पर होता था। उस डिबेट डिस्कशन में लड़के बहुत भाग लेते थे, बड़ी संख्या में। पटना कॉलेज का मुझे याद है बीए लेक्चर थिएटर था, 400-500 लड़के जुटते थे, और उसमें जो भाषण दिया जाता था अच्छे विद्यार्थियों द्वारा, तो लड़कों को लगता था कि देश में कुछ दिशा सही नहीं चल रहा है। तो जयप्रकाश आंदोलन जब हुआ तो छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। छात्र के बढ़ चढ़कर भाग लेने से पुलिस को सरकार ने लगाया उसमें। तो देखिए शुरू के दिनों में उस आंदोलन का पुलिस ने ना कहीं लाठीचार्ज किया ना, ये बात तब बढ़ गई जब जयप्रकाश जी ने कहा कि पुलिस सरकार को सहयोग ना करे, आर्मी सहयोग ना करे। वैसी स्थिति में बात इतनी आगे बढ़ गई, इमरजेंसी आ गई। पुलिस को ऐसी जब इमरजेंसी लगाई गई, उसके धाराएं लगाई गई, उनको एक्शन लेना पड़ा। छात्रों को जेल में नेताओं को डालना पड़ा, जो भागे हुए थे उनको पकड़ना पड़ा। एक भारी कार्यवाही हुई, जिसको अगर आपको मालूम हो, आप जरूर जानते हैं, शाह कमीशन ने काफी उजागर किया। इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए थे, इसलिए उसको अन्य दिनों के पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप से ना देखा जाए। वह एक अपवाद स्वरूप था। भारतीय राजनीति और भारतीय संवैधानिक प्रावधानों को कुछ समय के लिए, क्या कहते हैं उसको, बगल में रख दिया गया था। एक नई ढंग का शुरू हुआ था, इसलिए उस समय जो भी हुआ वो पुलिस प्रशासन का कोई आधार नहीं था। आधार वो है जो अभी चलती है। जी डॉक्टर अरविंद, समाज की मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को जो है मेन लाइन में लाना पुलिस का जो है मुख्य उद्देश्य होता है, और ऐसे कई उदाहरण देखने को मिला है। और आप कई जिलों में जो है, खासकर नक्सल प्रभावित जिलों में, जमुई जिले में आप पदस्थापित रहे हैं, और उसके साथ इसके अलावा जो है आप पूर्वी चंपारण में भी जो है आप रहे हैं, पश्चिम चंपारण में भी रहे हैं। तो आपका अनुभव इस संबंध में जो है क्या आपकी राय होगी? कैसे है जो आप इसको जो है नक्सल प्रभावित लोगों के बीच जो है जाकर आपने मदद की? देखिए वही मैंने जो प्रारंभ में कहा था कि लोगों का विश्वास जीतना, लोगों के में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करना। सुदूर क्षेत्र में जहां लोग सामान्यतया नहीं जाना चाहते हैं, यानी ये खतरा होता है कि घटना हो जाएगी, कोई दुर्घटना घट जाएगी, वैसे क्षेत्रों में पहुंच बनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपने कहा जमुई उस समय बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी जिस समय मैं पदस्थापित था वहां। फिर भी हम लोग उन क्षेत्रों में, तथा कथित नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कहे जाते हैं, वैसे क्षेत्रों में जाना, लोगों से मिलना, स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों से इंटरैक्ट करना, उनसे मिलना, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, तो इस तरह का कार्यक्रम करके महिलाओं का कार्यक्रम करना बहुत बढ़िया लगता है। जब हम लोग किसी सुदूर अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में जाते हैं और पूरा कार्यक्रम उसी सांस्कृतिक परिवेश में प्रारंभ किया जाता है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका भी बढ़ता है कि पुलिस यहाँ तक है। क्योंकि मुख्य धारा में अधिकांश लोग हैं, कुछ एक के कारण वो बदनामी होती है कि क्षेत्र हमारे रीज से बाहर है, वहां ऐसी घटनाएं घट रही, ऐसा नहीं है। 2, 4, 5, 10 लोग, जैसा कि असामाजिक तो हर एक जगह होते हैं जो न्यूसेंस करते हैं। गांव में चाहे कितना भी प्रभावित क्षेत्र रहे, लेकिन आम जनता कभी भी पूरी तरह से उस तरह के अतिवादी नहीं होते हैं। वो हमेशा सुखी और शांति जीवन जीना चाहते हैं। वैसे लोगों का सपोर्ट लेके हम लोग। डॉक्टर अरविंद, आप बांका में भी रहे, बेतिया में भी आप रहे, और कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप रहे। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, खासकर सुदूरी इलाकों की हम बात करें तो वहां पर सरकारी योजनाओं का जो है वहां पर ग्रास रूट पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जो है कम्युनिकेशन जो है वो काफी जो है उसमें गैपिंग होती है। तो उस बीच में जाकर काम करना, और आमतौर पर अगर देखा जाए तो आम जो जनता होती है वो थाना में जाने से डरती है। तो कैसे जो है आप दोनों के बीच जो है एक सेतु का काम किया?
सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पब्लिक थानों पर जाने से भयभीत होती है, डरती है। इसी भय को दूर करना है। हम लोगों ने भी ये समस्या देखा है कि सर थाना पर आना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं क्या आपके बच्चे अगर कोई पुलिस पदाधिकारी बनते हैं तो आप थाना पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या आप उनको प्रेम करेंगे या ना करेंगे? तो वही स्थिति हम लोगों की होती है। हम लोग कहते हैं नहीं, आप हमें अपना बच्चा समझिए। हम अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर रह के नौकरी करते हैं। किसके लिए? उनके लिए। हम लोग हमेशा यही विश्वास बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। और पुलिस तभी सफल हो पाती है जब उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझे। हम लोग अपने लोगों को ये, अपने जो भी हमारे ऑफिसर्स रहते थे उनको हम लोग ये बताते भी थे कि कोई घटना लेकर आ रहे, सिंपल से मारपीट की घटना हो या बड़ी घटना हो, उसको समझो कि अपने साथ घटना घटी है। और अपनी घटनाओं का तुम कैसे अनुसंधान करोगे, कैसे पीड़ित को न्याय दिलाना चाहोगे, जब तक ये आप नहीं महसूस करेंगे तब तक आप उनको अपने विश्वास में नहीं ले सकते हैं। तो ये एक कारण रहा कि लोगों का विश्वास जीतना है। और जैसे सुदूर क्षेत्रों में काम की बात है तो ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, कुछ लिमिटेशन हो सकते हैं। उस संदर्भ में संबंधित जिला पदाधिकारी, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सबों के साथ हम लोग भ्रमण करते थे। मद्य निषेध जैसा एक चैलेंज था, सुदूर क्षेत्रों में हम लोग वहां भ्रमण कर लोगों को जागरूक करते थे और उसका असर होता था। ऐसा नहीं कि वो बेअसर है, वो मिलने का और इंटरेक्शन करने का, संवाद स्थापित करने का परिणाम, अच्छे परिणाम हम लोगों ने सामने देखे हैं। जी राजबिहारी बाबू, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पावरफुल आप किसे मानते हैं, जनता या पुलिस? नहीं, जनता है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जनता पावरफुल है और जनता के हितों की रक्षा करना, उसे कानूनी रूप देना, ये पुलिस का काम है। पुलिस सिर्फ है उसका एक तंत्र है जो जनता को ये बताए, इस पर सजग रहे कि वो कोई ऐसा काम न गलती से कर बैठे जो कि संविधान का उल्लंघन हो, इंडियन पैनल कोड का उल्लंघन हो, नियमों का उल्लंघन हो। ये इसीलिए देखिए जो उन्होंने कहा कि मोहल्ला कमेटी, थाना स्तर पे जो कमेटियां बनती हैं वो एक प्रकार का लर्निंग प्रोसेस भी है, मैसेज देने की कमेटी। ये ठीक है, कहीं कहीं ये कमेटियां काम ठीक से नहीं करती हैं या कमेटी के सदस्यों का चुनाव कहीं गलती से ठीक नहीं होता है, वो अलग। लेकिन इसके आप संदेश को देखें, बहुत अच्छा संदेश है। इससे पुलिस के कामों का विश्वास पब्लिक में जगाने का काम होता है, दोनों के बीच सेतु और लिंक का काम करता है। जी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा जनता या पुलिस कौन शक्तिशाली है। सर ने बहुत साफ कह दिया, पुलिस शक्तिशाली कतई नहीं है, पुलिस सेवक है। सेवक है। पुलिस कानून के तहत काम करती है, एक लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने का एक एजेंसी है जो भारतीय संविधान और भारतीय कानून है उसको लागू करना और जनता को जो लाभ पहुंचाना, ये एक काम है। पुलिस को शक्तिशाली के रूप में कभी नहीं आंकना चाहिए। वो प्रशासक नहीं, एक सेवक के रूप में जो है वो कार्य करती है। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद, आप डीएसपी से जो है आपका सफर जो है डीएसपी से शुरुआत हुई है और डीआईजी तक आपका सफर रहा और कई जिलों में जो है आप पदस्थापित रहे, तो आपके सामने जो मुख्य जो चुनौतियां आई, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को जो है अब बताएं कि आपके सामने जो मुख्य चुनौतियां क्या थी? देखिए, पुलिस पब्लिक रिलेशन बनाना एक बड़ी समस्या है, बहुत इसको डेवलप करना है, जिसके लिए हम लोग लगातार जब भी एक तो निर्धारित तिथि भी होती है कि पब्लिक जब भी चाहे, पुलिस पदाधिकारी चाहे थाना के हों, डीएसपी हों, एसपी हों, उनसे मिल सकते हैं। लेकिन तो मोबाइल भी दे दिया गया है। बिल्कुल सर, तो आप इजीली एक्सेसिबल पुलिस को होना चाहिए। ये नहीं कि अगर तिथि निर्धारित कर दी गई है कि मैं दिवस निर्धारित है कि बृहस्पतिवार को मिलना है और कोई पीड़ित मंगलवार को आ जाएगा तो हम उससे नहीं मिले, ऐसा नहीं। जब आप उपलब्ध हैं, ठीक है, पुलिस की सक्रियता फील्ड में होती है, क्षेत्र के पदाधिकारी होते हैं, ये फील्ड में रहते हैं तो मिलना मुश्किल होता है, लेकिन जब भी उपलब्ध हैं उनसे उनको पब्लिक को मिलना है, पब्लिक मिलती है, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है। अपराधियों पर नियंत्रण करना, अपराधी जब नियंत्रित रहेंगे तो निश्चित रूप से पुलिस पब्लिक का विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। तो कई ऐसे दुर्दांत अपराधी थे, हमने भी अपने कार्य के दौरान ऐसा किया है, ऐसा पाया है, जो कई वर्षों से भगोड़ा हैं, कई इनामी हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कई गिरफ्तारियां भी होती हैं, गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन कई वर्षों से 20-25 वर्षों से हैं, उनकी भी चाहत है कि किसी तरह से मदद मिले। तो सरकार की कई योजनाएं हैं कि उस तरह के लोग अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो सरकार कई उनको रियायत देती है, उसका प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया और कई ऐसे अपराधी आत्मसमर्पण कर हमारे समक्ष आए भी। उसी तरह नक्सल क्षेत्र में भी कई नक्सलियों को पकड़ा गया, कई ने आत्मसमर्पण किया। तो ये कार्य चलता रहता है और जितने भी कानून हैं
खासकर जैसे महिला अधिकार की बात करते हैं, जुवेनाइल जस्टिस की बात करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रैफिक रूल्स की बात करते हैं, तो स्कूल कॉलेजेस में या कहीं गांव में बैठते हैं किसी इशू पर बात करने के लिए, मद्य निषेध के कानून, तो हम लोग जागरूक करने का भी ये काम करते रहे हैं ताकि लोग जाने अभी अपना आपका अधिकार क्या है। अभी नया कानून आ गया है, जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट हुआ करता था, अब वो सब बदल चुका है। भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसमें तब्दील हो चुका है। इसमें पब्लिक को और अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये बिल्कुल पब्लिक ओरिएंटेड एक्ट को बनाया गया है। अब पब्लिक अपने घर पर बैठकर एफआईआर कर सकती है, उसको इमीडिएटली थाना पर जाने की जरूरत नहीं है। उसको सारा कुछ रिकॉर्डिंग के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। उसका बयान अब रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके, सभी वैज्ञानिक तरीके से कार्य होता है। तो ये बहुत सारे लाभ हैं जिसको एक्सक्यूट पुलिस कराती है। जी प्रोफेसर साहब, आज की युवा पीढ़ी जो है काफी जो है एनर्जेटिक है और उससे काफी अपेक्षाएं भी हम सबों को है, तो आप उन युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो युवा पीढ़ी को सिर्फ यही कहूँगा कि वो अपने काम पर ध्यान दें। उनको निर्माण करना है, 21वीं सदी के भारत को महान बनाना है, और पुलिस अपना काम करती है। चाहे जो भी संस्थाओं में रहता है, गांव में भी, पुलिस से उलझने के बदले वो पुलिस से सहयोग दिलाएं समाज को। और युवा पीढ़ी में एक शक्ति है कि वो अवांछित तत्वों को पहचान सकता है, उसमें साहस है, क्षमता है। अगर पुलिस को वो मदद करते हैं तो समाज में प्यूरिफिकेशन का कार्य भी होगा, वो विकास भी ला सकता है और समाज में प्यूरिफिकेशन का काम भी कर सकता है। क्योंकि देखिए आजकल क्राइम का नया रूप काफी बड़ा है, गुप्ता जी भी सहमत होंगे, जैसे साइबर क्राइम। आजकल नया आ गया डिजिटल अरेस्ट। जी, डिजिटल अरेस्ट का तो हम जानते हैं भारतीय न्याय संहिता में कहीं चर्चा नहीं है, ये एक नया आया है। तो साइबर क्राइम से संबंधित एक्ट के अंदर इसको हैंडल किया जा रहा है। तो ये सब क्राइम का नया रूप ये युवक ला रहे हैं, युवा पीढ़ी के। तो ऐसे लोगों की पहचान करने में जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैला रहा है, ये सब आज के युवा पीढ़ी ज्यादा कर रहे हैं। और युवा पीढ़ी का ही दायित्व है इस प्रकार के क्राइम्स को खत्म करने में पुलिस व्यवस्था को मदद करे। ये उनका एक बड़ा योगदान होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी एंड कमिटमेंट टू द वर्क टू मेक इंडिया ग्रेट 21वीं शताब्दी में। डॉक्टर अरविंद, जहां भी आक्रोशित होते हैं लोग, प्रशासन विफल होने के कगार पर जो है वहाँ एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ बुद्धिजीवी की भागीदारी कैसी होनी चाहिए? हमेशा भागीदारी होती है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े हमेशा पर्व त्योहार होते हैं। आप देखते हैं कहा जाता है बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, तथाकथित रूप से आपराधिक या सांप्रदायिक कई बातें करती है, लेकिन होता क्या है परिणाम? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्यक्रम संपन्न होते हैं। उसका मुख्य कारण है वहां के बुद्धिजीवियों का सहयोग, वहां के यूथ का सहयोग, वहां के महिलाओं का सहयोग। ये जो साइबर सेना, जो हम लोगों ने पुलिस पब्लिक मीटिंग की बात की, साथ साथ एक और साइबर सेनानी ग्रुप बिहार पुलिस ने बना रखा है। बिहार पुलिस की अपनी उपलब्धि है ये 7-8 साल पहले शुरू किया गया था, जिसमें चूंकि साइबर का एज चल रहा है, फेज चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मोबाइल पे से हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है। सभी थाना लेवल, डीएसपी लेवल, एसपी लेवल, सभी स्तर पे ये बना हुआ है, जिसमें सभी इंटेलेक्चुअल्स जो लोग उनको हम लोग जोड़ कर रखते हैं। और आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता पड़े, कोई अगर किसी को सहयोग की आवश्यकता हो, हम लोग उसके माध्यम से भी कम्युनिकेट करते हैं। इसमें उन लोगों को भी इंटरैक्ट करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड है कि एडमिन ही अपनी बात रखेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक को भी अगर अपनी कोई समस्या है कि हाँ ये फंक्शन होने वाला है सर, इसमें थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, हम लोग उस पर भी उसको भी टेकअप करते हैं। तो ये सहयोग लगातार बनते रहेगा। और जितना ज्यादा हम पुलिस से, पब्लिक से इंटरैक्ट करेंगे, जितना ज्यादा उनकी समस्याओं को निराकरण करेंगे, जितना अपनी रीच उन तक पहुंचाएंगे, जितने व्यवस्था को, शांति व्यवस्था को बरकरार रखेंगे, हमारा यानी पुलिस का विश्वास जनता में बढ़ता रहेगा। और हमारा यही निवेदन होगा सभी यूथ से, सभी लोगों से, कि आप पुलिस को अपना मित्र समझे, अपना सहयोगी समझे, अपने परिवार का सदस्य समझे। और आपके लिए पुलिस हमेशा तत्पर है, आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है। खेलकूद पुलिस विभाग में काम करने के लिए एक वरदान साबित होता आया है, और जिसमें आम जनता को भी शामिल किया जाता है। तो आपात स्थिति में पुलिस आम जनता के बीच जो है और ज्यादा फ्रेंडली हो, उसको लेकर जो है पुलिस इस समय क्या कर रही है, खासकर युवाओं के बीच जो है?
देखिए, ये हम लोगों ने एक कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत जरूरी है, सामुदायिक पुलिसिंग, समुदाय विशेष से जुड़ना। तो उस पर ये खेल कूद की बात आपने कही, ये बहुत बढ़िया साधन है, माध्यम है। खेल कूद हो, चित्रकला हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, तो हम लोग विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह का आयोजन कराते रहे हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराना, क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराना, जो लोगों का इससे बहुत विश्वास होता है और पुलिस एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, बल्कि आयोजक पुलिस होती है, लोग स्थानीय होते हैं, आयोजक पुलिस होती है। तो ये सब तरीका है लोगों को भी इन्वॉल्व करने का और लोगों में अपने जो यूथ, निश्चित रूप से खेल कूद में यूथ ही आते हैं, तो उन लोगों में अपना भरोसा करने का। और अभी तो बिहार में ऐसे भी जो हमारा स्पोर्ट्स एकेडमी बना हुआ है, इसके माध्यम से भी यूथ काफी आ रहे हैं और स्पोर्ट्स काफी आगे बढ़ रहा है बिहार का। जी, पुलिस में जनता का भरोसा और विश्वास के लिए क्या विशेष करने की जरूरत है? देखिए, पुलिस में जनता का भरोसा बढ़े, अब ये बात है, और बढ़े तो वैसे भरोसा है, लेकिन एक दो चीजें हैं जो पुलिस को भी देखना होगा। इससे FIR नहीं लॉन्च हुआ, गए, अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर पब्लिक के साथ काम करते हैं आप करते ही हैं, तो थोड़ा ये सब चुस्ती होने से लोगों में भय खत्म होगा और वातावरण बहुत अच्छा बनेगा और पुलिस और आम आदमी दोनों के बीच मित्रवत संबंध अधिक अच्छे होंगे, सहकारिता का संबंध होगा। ये होना थोड़ा, अब ये काम पर आधारित है, नियम कानून अपनी जगह हैं, बहुत सारे मामले पुलिस खुद निपटा देते हैं। हम देखा है बहुत जगह दोनों पार्टी को बुलाया, बैठा कर, अभी तो मैं इनको एक घटना बता रहा था, बिल्कुल सही कहा, मेरे परिवार पर था कि तो पुलिस को ने दोनों पक्ष को बुला के मामला को शांत कर दिया। जी, रासबिहारी बाबू, आपने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस को जो है जनता के बीच जो है बिल्कुल फ्रेंडली होकर काम करने की जरूरत है। तो नहीं, जनता को भी, जी, जनता को भी इसमें सहयोग के बीच जो अपेक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जनता को पूरा विश्वास है ये हमारा समस्याओं का समाधान करेंगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुलिस और पब्लिक के बीच का जो संबंध है वो दो तरफा प्रक्रिया है, एक ही सिक्के के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। और पुलिस को जनता के प्रति जवाब दे और जनता को पुलिस के प्रति जो सहयोग करने की अपेक्षा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये जो विषय जो है अच्छा लगा होगा। आप सभी स्टूडियो में इस परिचर्चा में भाग लिए, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और श्रोताओं को भी धन्यवाद। तो आज आपने आम जनता और पुलिस के बीच के संबंध के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेगमेंट्स आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।